राजस्थान, वीरों की भूमि, जहां तपती रेत में केवल युद्ध की कहानियां ही नहीं बल्कि अमर प्रेम गाथाएं भी दफन हैं। यहीं जन्मी थी एक कहानी जिसे बिंजा और सोरठ के नाम से जाना जाता है। ये सिर्फ एक प्रेम कहानी नहीं बल्कि त्याग, बलिदान, संघर्ष और अमर प्रेम की मिसाल है। दोस्तों, आज तक आपने लैला मजनू, हीर रांझा, रोमियो जूलियट और सोनी महिवाल की कहानी सुनी होगी, लेकिन यह कहानी उन कहानियों से थोड़ी हटके है जो राजस्थान की भूमि पर इतिहास के पन्नों में सदा के लिए अमर हो गई। दोस्तों, अब कहानी शुरू करते हैं। राजस्थान के एक समृद्ध राज्य में राजकुमारी सोरठ का जन्म हुआ। उसकी आंखें गहरी और झील सी शांत थीं, जिनमें देखो तो मानो डूब जाने का मन करे। उसके बाल लंबे, घने और चमकदार थे, जो उसकी सुंदरता को और भी निखारते थे। उसकी चाल में राजसी ठाठ था, लेकिन मन बिल्कुल सरल और निर्मल। वह घुड़सवारी, तलवारबाजी और संगीत में निपुण थी। राजमहल के गलियारों में उसके रूप और गुणों के चर्चे थे। दूर दूर से राजा और राजकुमार उससे विवाह का प्रस्ताव लेकर आते, लेकिन सोरठ का मन कहीं और था। बिंजा किसी महल का राजकुमार नहीं था। वह एक साधारण सैनिक था, लेकिन उसके अंदर राजाओं जैसा जिगर था। वह लंबा, बलशाली और आत्मविश्वास से भरा हुआ था। उसकी आंखों में निडरता थी और चेहरे पर हमेशा एक हल्की मुस्कान रहती थी। उसकी तलवारबाजी और युद्ध कौशल का कोई जवाब नहीं था। वह सच्चाई, ईमानदारी और निष्ठा का प्रतीक था। वह सिर्फ एक योद्धा नहीं था, बल्कि अपने राज्य की आत्मा था। राजमहल में एक विशाल उत्सव हुआ। राजस्थान के विभिन्न राज्यों के राजा, राजकुमार और योद्धा वहां एकत्रित हुए थे। सोरठ ने पहली बार बिंजा को देखा। उसकी नजरें ठहर गईं। उसका दिल तेजी से धड़कने लगा। उसके गालों पर हल्की सी लाली आ गई। बिंजा, जो हमेशा निर्भीक और निडर रहता था, अचानक एक राजकुमारी की नजरों में खो गया। उनकी आंखें मिलीं और जैसे समय ठहर सा गया। इस एक पल में कुछ ऐसा हुआ जो उनके जीवन को हमेशा के लिए बदलने वाला था। बिंजा और सोरठ की पहली मुलाकात महल के प्रांगण में हुई थी, लेकिन वह सिर्फ एक संयोग नहीं था। वह नियति का खेल था जो उनके जीवन को एक नए मोड़ पर ले जाने वाला था। सोरठ उस रात महल की ऊंची बालकनी पर खड़ी थी, जहां से पूरा महल जगमगाता दिख रहा था। मेहमानों की चहल पहल थी। सैनिक अपनी चौकसी में थे और राज्य के प्रमुख लोग सभा में उपस्थित थे, लेकिन सोरठ की आंखें सिर्फ एक ही व्यक्ति को खोज रही थीं, बिंजा। वह महल के सबसे दूर के कोने में खड़ा था, जहां साधारण योद्धा ही रह सकते थे। सोरठ ने धीरे से अपनी सखी कुमुद से कहा, "वो कौन है?" कुमुद ने देखा और मुस्कुराते हुए बोली, "राजकुमारी, वो तो बिंजा है, महल का सबसे कुशल योद्धा। उसकी तलवारबाजी का कोई जवाब नहीं।" सोरठ के चेहरे पर हल्की मुस्कान आ गई। उसकी आंखें दोबारा बिंजा को खोजने लगीं। उसी रात जब सभा समाप्त हुई तो सोरठ ने महल के बगीचे में जाने का फैसला किया। महल के नियमों के अनुसार कोई भी सैनिक इस समय महल में घूम नहीं सकता था, लेकिन बिंजा को छोड़कर। बिंजा, जो गश्त पर था, अचानक सामने खड़ी सोरठ को देखकर चौंक गया। सोरठ ने धीमे स्वर में कहा, "योद्धा, क्या तुम सच में सबसे बहादुर हो?" बिंजा को समझ नहीं आया कि यह सवाल क्यों किया गया, लेकिन उसने विनम्रता से कहा, "राजकुमारी, मैं सिर्फ अपना कर्तव्य निभाता हूं।" सोरठ मुस्कुराई और बोली, "क्या एक बहादुर योद्धा को प्रेम हो सकता है?" बिंजा इस सवाल से स्तब्ध रह गया। वह इस सवाल का जवाब नहीं दे सका, लेकिन उसके दिल की धड़कनों ने जवाब दे दिया था। इसके बाद सोरठ और बिंजा की मुलाकातें बढ़ने लगीं। वे महल के बगीचे में, झील किनारे और महल के गुप्त गलियारों में मिलते। बिंजा पहले झिझकता था, लेकिन धीरे धीरे वह भी इस प्रेम में बहने लगा। सोरठ उसके साहस पर मोहित थी। बिंजा उसकी सुंदरता से ज्यादा उसकी निडरता पर फिदा था। दोनों के बीच सिर्फ आकर्षण नहीं बल्कि आत्माओं का मिलन था, लेकिन यह प्रेम छिपा नहीं रह सकता था। महल में बहुत से ऐसे लोग थे जो सोरठ के प्रेम को स्वीकार नहीं कर सकते थे। राजा को यह खबर मिली कि राजकुमारी एक साधारण सैनिक से प्रेम कर रही है। दरबारी इस प्रेम को अपमान मानते थे। अन्य राज्यों के राजकुमार जो सोरठ से विवाह करना चाहते थे, इस प्रेम को खत्म करने के लिए तैयार बैठे थे। महल के अंदर साजिशें रची जाने लगीं। एक रात जब बिंजा महल से बाहर गया था,
कुछ अज्ञात लोगों ने उस पर हमला कर दिया। वे 7 लोग थे, बिंजा अकेला था। तलवारें टकराईं, खून बहा, लेकिन बिंजा पीछे नहीं हटा। अंत में घायल होने के बावजूद उसने सभी को हरा दिया, लेकिन वह समझ गया कि अब उसका और सोरठ का प्रेम आसान नहीं रहेगा। रात का समय था, आकाश में चांद अपनी शीतल रोशनी बिखेर रहा था और हल्की हल्की हवा राजस्थान की तपती रेत को ठंडक पहुंचा रही थी। महल की ऊंची दीवारों के पीछे एक दिल धड़क रहा था, राजकुमारी सोरठ का। वह आज रात पहली बार अपनी राजसी मर्यादा को तोड़ने जा रही थी। सोरठ के मन में आज एक अजीब सी हलचल थी। वह अब और इंतजार नहीं कर सकती थी। उसका दिल बार बार उसे कह रहा था कि उसे बिंजा से मिलना चाहिए, उससे अपने प्रेम का इजहार करना चाहिए। उसने अपनी सबसे प्रिय दासी कुमुद को बुलाया। कुमुद, मैं आज बिंजा से मिलने जा रही हूं। कुमुद घबरा गई। राजकुमारी, यह बहुत खतरनाक है। अगर किसी ने आपको देख लिया तो बड़ा संकट आ सकता है। सोरठ मुस्कुराई। प्यार डर से बड़ा होता है कुमुद। मैं एक राजकुमारी हूं, लेकिन आज मैं सिर्फ एक प्रेमिका बनकर बिंजा से मिलूंगी। उसने एक साधारण घाघरा चोली पहनी, सिर पर ओढ़नी डाली और महल के पिछले दरवाजे से निकल गई। बिंजा का घर महल से दूर नहीं था, लेकिन यह सादा और साधारण था। वहां राजसी वैभव नहीं, बल्कि वीरता और संघर्ष की कहानियां बसती थीं। जब सोरठ वहां पहुंची तो बिंजा अपने घर के बाहर खड़ा था, जैसे उसे किसी का इंतजार हो। राजकुमारी, बिंजा ने आश्चर्य से कहा, आप यहां? यह बहुत जोखिम भरा है। सोरठ हल्की मुस्कान के साथ बोली, आज मुझे राजकुमारी मत कहो बिंजा, आज मैं सिर्फ तुम्हारी सोरठ हूं। बिंजा स्तब्ध रह गया। उसने कभी कल्पना भी नहीं की थी कि राजस्थान की सबसे सुंदर और बहादुर राजकुमारी एक साधारण योद्धा के घर आएगी। रात के सन्नाटे में 2 दिल बातें कर रहे थे। बिंजा, क्या तुम मुझसे प्रेम करते हो? सोरठ ने अचानक पूछा। बिंजा ने उसकी आंखों में देखा, गहरी, चमकदार और सवालों से भरी। हाँ सोरठ, यह प्रेम मेरी आत्मा में बस चुका है, लेकिन यह प्रेम आसान नहीं होगा। राजा, समाज, महल, ये सब हमें अलग करने की कोशिश करेंगे। सोरठ ने मुस्कुराकर बिंजा का हाथ थाम लिया। अगर यह प्रेम आसान होता तो यह प्रेम नहीं होता। मैं तुमसे वादा करती हूं, चाहे कुछ भी हो जाए, मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगी। चांदनी रात में 2 प्रेमियों ने अपने दिल के सारे राज खोल दिए। उनके बीच अब कोई पर्दा नहीं था, बस एक सच्चा, निडर प्रेम था। लेकिन यह प्रेम अब गुप्त नहीं रहने वाला था। महल में एक गुप्तचर था, जो राजा वीर सिंह का सबसे वफादार आदमी था। उसकी नजरें हमेशा महल की गतिविधियों पर रहती थीं, और आज उसने कुछ ऐसा देख लिया था जो राज्य के लिए कलंक माना जाता। राजा को यह जानना ही होगा, उसने मन ही मन कहा और तुरंत महल की ओर दौड़ पड़ा। महल पहुंचकर उसने राजा वीर सिंह को सूचना दी। राजा साहब, राजकुमारी सोरठ महल से बाहर गई थी और वह बिंजा के घर गई थी। राजा वीर सिंह की आंखें गुस्से से लाल हो गईं। क्या? उनकी गूंज से महल कांप उठा। यह उनके लिए असहनीय था कि एक राजकुमारी, जो किसी साम्राज्य की महारानी बन सकती थी, वह एक साधारण सैनिक से प्रेम करे। राजा वीर सिंह क्रोध में उठे। बिंजा को तुरंत बंदी बना लो, उन्होंने आदेश दिया। लेकिन फिर वे रुके और गहरी सोच में पड़ गए। नहीं, यह योजना छुपकर करनी होगी। सोरठ को पता नहीं चलना चाहिए कि बिंजा को बंदी बनाया जा चुका है। यह एक गुप्त साजिश थी। राजा ने अपने सबसे भरोसेमंद सैनिकों को बुलाया और धीरे से आदेश दिया, बिंजा को ऐसी जगह कैद करो जहां कोई भी उसे खोज न सके, और याद रखना, सोरठ को इस बारे में कुछ भी नहीं पता चलना चाहिए। सैनिकों ने सिर झुका दिया और रात के अंधेरे में अपने मिशन पर निकल पड़े। रात का अंधेरा घना हो चुका था। महल के चारों ओर एक अजीब सा सन्नाटा पसरा था, लेकिन इसी सन्नाटे में कुछ छायाएं तेजी से महल के पिछले द्वार से बाहर निकल रही थीं। वे राजा वीर सिंह के सैनिक थे, जो अपने गुप्त मिशन पर निकले थे। उनका लक्ष्य सिर्फ एक था, बिंजा को बंदी बनाना, बिना किसी को खबर हुए। बिंजा अपने घर में सोरठ से हुई पिछली मुलाकात के बारे में सोच रहा था। उसके चेहरे पर एक हल्की मुस्कान थी। क्या सच में एक राजकुमारी मुझसे इतना प्रेम कर सकती है?
लेकिन यह मुस्कान ज्यादा देर तक टिक नहीं पाई। अचानक दरवाजा जोर से धड़ाम से टूटा और महल के कई सैनिक अंदर घुस आए। बिंजा, राजा का आदेश है, तुम्हें बंदी बनाया जाता है। बिंजा ने तुरंत तलवार की तरफ हाथ बढ़ाया, लेकिन इससे पहले कि वह कुछ समझ पाता, 4-5 सैनिकों ने उसे दबोच लिया। यह अन्याय है, बिंजा चिल्लाया। मैंने राजा के खिलाफ कुछ नहीं किया। लेकिन सैनिकों को कोई परवाह नहीं थी। वे उसे घसीटते हुए महल से दूर राज्य की सबसे अंधेरी और भयावह काल कोठरी की ओर ले जाने लगे। राज्य के बाहरी इलाके में एक गुप्त काल कोठरी थी। वहां कोई आता जाता नहीं था। वह जगह इतनी भयानक थी कि वहां जाने से पहले ही लोग डर से कांपने लगते थे। यही वह जगह थी जहां बिंजा को कैद कर दिया गया। जैसे ही बिंजा को उस अंधेरी कोठरी में धकेला गया, उसके चारों ओर सिर्फ घुप अंधेरा था। राजकुमारी को यह सब पता चलने ही वाला है, बिंजा ने खुद से कहा। लेकिन उसे क्या पता था कि राजा ने इस गुप्त योजना में एक और चाल चली थी। महल के अंदर सोरठ का मन अशांत था। उसे आज बिंजा से फिर मिलना था, लेकिन बिंजा कहीं नहीं था। सुबह होते ही वह अपनी सहेली कुमुद के साथ महल से बाहर निकली और पूरे राज्य में घूमने लगी। क्या आपने बिंजा को देखा है? बिंजा कहाँ है? मुझे मेरे बिंजा से मिलवा दो। लेकिन हर जगह सिर्फ एक ही जवाब मिला, हमें नहीं पता राजकुमारी। सोरठ के दिल में घबराहट बढ़ने लगी। क्या बिंजा सच में उसे छोड़कर चला गया? नहीं, यह संभव नहीं था। कई दिन बीत चुके थे। सोरठ की हालत बिगड़ती जा रही थी। वह अब दिन रात बस बिंजा को ढूंढती रहती। राजा वीर सिंह ने देखा कि सोरठ की यह हालत अब महल की प्रतिष्ठा के लिए खतरा बनने लगी है। उसे रोकने के लिए कुछ करना होगा। और फिर उन्होंने अपना सबसे क्रूर झूठ बोला। सोरठ, तुम्हें बिंजा की तलाश करने की जरूरत नहीं है, राजा ने कहा। वह अब इस दुनिया में नहीं रहा। सोरठ का दिल जैसे धड़कना ही भूल गया। नहीं, यह असंभव है। उसकी आंखों में आंसू भर आए। आप झूठ बोल रहे हैं पिताजी। नहीं, यह सच है। हमें उसकी लाश मिली है। दुश्मनों ने हमला किया और वह मारा गया। राजा ने पूरे राज्य में यह अफवाह फैला दी कि बिंजा अब मर चुका है। सोरठ अब बिंजा के बिना जीने की कल्पना भी नहीं कर सकती थी। उसने खाना पीना छोड़ दिया। वह महल के गलियारों में भटकती रहती। कभी किसी को पकड़कर पूछती, बिंजा सच में मर गया? कभी आसमान की ओर देखकर बड़बड़ाती, तुमने मुझसे वादा किया था बिंजा, तुम मुझे छोड़कर नहीं जा सकते। धीरे धीरे सोरठ की हालत बिगड़ती चली गई। महल के अंदर अब एक प्रेमिका नहीं, बल्कि एक पागल लड़की घूम रही थी, जो हर किसी से बस एक ही सवाल पूछती, बिंजा कहाँ है? लेकिन उसे क्या पता था कि जिसे वह मरा हुआ समझ रही थी, वह तो अब भी जिंदा था। काल कोठरी में, अंधेरे के बीच, अकेला और कैद। राजा वीर सिंह का धैर्य अब टूटने लगा था। पूरे राज्य में यह चर्चा फैल गई थी कि राजकुमारी सोरठ पागल हो गई है। लोग इसी मसले पर बात करने लगे थे। दरबार में मंत्री आपस में कानाफूसी कर रहे थे। यहां तक कि पड़ोसी राज्य भी अब इसे राजमहल की प्रतिष्ठा पर धब्बा मानने लगे थे। राजा को अपनी प्रतिष्ठा बचाने के लिए कुछ करना था। उसने एक कठोर निर्णय लिया, राजकुमारी का विवाह। जब राज्य में राजकुमारी सोरठ की विवाह की बात फैली, तो राज्य का हर व्यक्ति उससे विवाह करना चाहता था, क्योंकि राजकुमारी सोरठ अत्यंत खूबसूरत थी। आसपास के राज्य में उसके जैसी और कोई सुंदरी नहीं थी। लोग दिन रात उसी के बारे में सोचने लगे, क्योंकि सबको पता था राजकुमारी पागल नहीं, बस उसको बिंजा से बिछड़ने का आघात लगा है। राजा ने जल्दबाजी में एक धनवान सेठ से सोरठ का विवाह पक्का कर दिया। यह सेठ बहुत उम्र दराज था, सोरठ से कम 30 साल बड़ा। उसकी ख्याति बुरी थी। वह हमेशा शराब के नशे में रहता था। वह क्रूर और निर्दयी था और महिलाओं के साथ बुरा व्यवहार करता था। राजा ने सोचा, एक बार विवाह हो जाए तो सोरठ बिंजा को भूल जाएगी और यह पागलपन खत्म हो जाएगा। लेकिन उसे क्या पता था कि यह निर्णय सोरठ के जीवन का सबसे बड़ा अभिशाप बनने वाला था। विवाह के बाद सोरठ अपने नए घर पहुंची, लेकिन यहां उसे ममता, प्यार या सुरक्षा नहीं मिली। मिला तो बस दर्द, आंसू और डर। सेठ हर समय शराब के नशे में डूबा रहता था। वह छोटी छोटी बातों पर सोरठ को मारता पीटता था। कभी कभी वह बिना वजह गुस्से में उसे धक्का दे देता था।
उसकी आंखों में वासना और क्रूरता थी और वह सोरठ के साथ जबरदस्ती करने की कोशिश करता था। हर रात सोरठ के लिए एक नया अधूरा युद्ध थी। वह खुद को बचाने के लिए दरवाजे बंद कर लेती, कभी बिस्तर के नीचे छिप जाती, कभी रोते हुए खुद से ही सवाल करती, क्या यही मेरी जिंदगी है? लेकिन वह जानती थी उसका दिल अभी भी बिंजा के लिए धड़क रहा था। एक रात सेठ नशे में चूर होकर हवेली लौटा। उसकी लड़खड़ाती चाल और लाल आंखें बता रही थीं कि उसने हद से ज्यादा शराब पी रखी थी। जैसे ही वह अंदर आया, उसके कदम सीधे सोरठ के कमरे की ओर बढ़ गए। सोरठ घबराई हुई थी। उसने सेठ की नीयत पहले ही भांप ली थी। यह आदमी सिर्फ एक वहशी दरिंदा था जो अपने पैसे और ताकत के नशे में चूर होकर कुछ भी कर सकता था। सोरठ ने डर से अपनी नजरें झुका लीं, लेकिन सेठ की वासना भरी आंखें उसके जिस्म पर गड़ी हुई थीं। आज की रात मुझे कोई मना करने वाला नहीं, सेठ ने लड़खड़ाती आवाज में कहा और दरवाजा बंद कर लिया। सोरठ ने वहां से भागने की कोशिश की, लेकिन सेठ उसके सामने आकर खड़ा हो गया। उसकी आंखों में वहशीपन था। वह पूरी तरह अपने नशे में डूब चुका था। सोरठ का दिल तेजी से धड़कने लगा। उसने चिल्लाने की कोशिश की, लेकिन उसकी आवाज सुनने वाला वहां कोई नहीं था। सेठ ने झपटकर सोरठ का हाथ पकड़ लिया और उसे अपनी तरफ खींच लिया। उसने उसे जबरन अपनी बाहों में जकड़ लिया। सोरठ छटपटाई, लेकिन सेठ की पकड़ मजबूत थी। उसने उसे धक्का देकर पलंग पर गिरा दिया। सोरठ ने खुद को बचाने की हर संभव कोशिश की, लेकिन सेठ के अंदर का दरिंदा पूरी तरह जाग चुका था। उसने सोरठ पर अपनी हवस निकालनी शुरू कर दी। उसकी चीखें हवेली की दीवारों में गूंज कर रह गईं, लेकिन कोई उसे बचाने नहीं आया। सेठ ने उसकी इज्जत को तार तार कर दिया। वह तड़पती रही, बिलखती रही, लेकिन उस रात वह हवेली एक निर्दयी गवाह बन चुकी थी। सुबह होते होते सोरठ की आंखों में आंसू सूख चुके थे। उसके फटे कपड़े, नीले पड़े हाथ और सूजा हुआ चेहरा उस भयावह रात की गवाही दे रहे थे। हवेली के हर कोने में अब भी उसकी चीखों की गूंज थी, लेकिन इस क्रूर दुनिया में उसकी तकलीफ सुनने वाला कोई नहीं था। दूसरी ओर काल कोठरी, जहां न रोशनी पहुंचती थी न इंसानियत। यह सिर्फ एक गहरी अंधेरी गुफा थी, जहां भूख, प्यास, दर्द और अंधकार ही साथी थे। और यहीं पड़ा था बिंजा, एक योद्धा जो अब बस एक कमजोर कैदी बन चुका था। उसकी लंबी दाढ़ी और बढ़े हुए बाल उसके चेहरे को ढक चुके थे। उसके शरीर पर घावों के निशान थे जो वक्त के साथ सड़ने लगे थे। उसके कपड़े फटे और मैले कुचैले हो चुके थे। उसकी आंखें नीली और सूजी हुई थीं, जैसे वह वर्षों से रोया हो, लेकिन उसकी आत्मा अभी भी जिंदा थी। वह हर रात, हर दिन बस एक ही नाम बुदबुदाता, सोरठ, सोरठ। दूसरी ओर सोरठ अब सेठ के घर में थी, लेकिन वह महल से भी ज्यादा भयावह जगह थी। हर रात उसका नया इम्तिहान होता। सेठ नशे में धुत होकर सोरठ के कमरे में घुस जाता और उसे खुद पर अधिकार जताने की कोशिश करता। राजकुमारी बस अब बिंजा की यादों में डूबकर हिम्मत बनाए रखती थी। अगर बिंजा होता तो मुझे बचा लेता, लेकिन वह अब इस दुनिया में नहीं है। जिस गुप्तचर ने राजा को बिंजा और सोरठ के बारे में बताया था, अब वह खुद को दोषी मानने लगा था। वह हर रोज देखता कि सोरठ कैसे यातना झेल रही है। उसे एहसास हुआ कि उसने राजा से झूठा वफादारी निभाई, लेकिन एक निर्दोष प्रेम कहानी को तबाह कर दिया। उसके मन में एक ख्याल आया, अगर मैंने बिंजा को कैद करवाया तो अब मैं उसे आजाद भी कर सकता हूं। गुप्तचर अब ठान चुका था कि वह बिंजा को आजाद करेगा। रात के अंधेरे में जब सारा महल सो रहा था, वह काल कोठरी की ओर बढ़ा। उसकी जेब में काल कोठरी की चाबी थी जो उसने चुपके से सैनिकों से चुराई थी। उसका दिल जोरों से धड़क रहा था। अगर राजा को पता चल गया तो उसे भी मौत की सजा मिल सकती थी। लेकिन अब उसके सामने सिर्फ एक ही मकसद था, बिंजा को आजाद करना, ताकि वह अपनी सोरठ को इस नरक से बाहर निकाल सके। रात का गहरा अंधकार चारों ओर पसरा हुआ था। महल के सभी सैनिक अपनी अपनी चौकियों पर सो रहे थे। बस एक ही इंसान जाग रहा था, वह गुप्तचर जिसने बिंजा को कैद करवाने की सबसे बड़ी गलती की थी। उसके हाथ कांप रहे थे, उसके दिल की धड़कनें तेज हो रही थीं। अगर राजा को पता चल गया कि मैं यह कर रहा हूं तो मेरी जान चली जाएगी। लेकिन उसने खुद को संभाला।
उसके भीतर अब डर नहीं था, सिर्फ पछतावा था। वह धीरे धीरे काल कोठरी के बाहर पहुंचा। वहां 2 सैनिक पहरा दे रहे थे, लेकिन वह जानता था कि इतनी रात को वे गहरी नींद में होंगे। उसने अपना सिर झुकाया और कोठरी की चाबी धीरे से ताले में डाली। खट, दरवाजे से हल्की आवाज आई और एक झटके में वह खुल गया। जैसे ही गुप्तचर ने अंदर कदम रखा, एक अंधेरे कोने में बिंजा की परछाई हल्की सी हिली। उसका चेहरा जमीन की धूल से भरा था। उसकी आंखें खाली और बेजान हो चुकी थीं। उसकी लंबी दाढ़ी और बिखरे हुए बाल उसे एकदम पहचान में न आने वाला बना चुके थे। उसका शरीर कंकाल जैसा हो गया था, जैसे महीनों से उसे ठीक से खाना नहीं मिला हो। गुप्तचर उसके पास गया और धीरे से बोला, बिंजा, उठो, तुम्हें अब आजादी मिलने वाली है। लेकिन बिंजा ने कोई प्रतिक्रिया नहीं दी। उसकी आंखें झपकी, जैसे वह समझ ही नहीं पा रहा था कि यह सपना है या हकीकत। बिंजा, मैं तुम्हें यहां से निकालने आया हूं। गुप्तचर ने उसके कंधे हिलाए, लेकिन बिंजा हिल भी नहीं पा रहा था। गुप्तचर को लगा कि अब कुछ करना पड़ेगा। उसने अपनी पानी की सुराही उठाई और बिंजा के चेहरे पर पानी डाल दिया। बिंजा हड़बड़ाकर उठा। सोरठ, सोरठ कहां है? गुप्तचर ने जल्दी से कहा, राजकुमारी जिंदा है, लेकिन वह बहुत बुरी हालत में है। राजा ने तुम्हें मरने के लिए यहां डाल दिया और सोरठ को एक बूढ़े सेठ को सौंप दिया। वह वहां हर रोज अपने सम्मान के लिए लड़ रही है। यह सुनते ही बिंजा की आंखों में एक नई रोशनी लौट आई। उसके शरीर में फिर से ताकत आने लगी। उसके हाथ कसकर मुट्ठी में बदल गए। उसकी धड़कनें तेज हो गईं। सोरठ को बचाना है। वह झटके से उठा, लेकिन उसकी टांगें इतनी कमजोर हो चुकी थीं कि वह लड़खड़ा गया। गुप्तचर ने उसे सहारा दिया। धीरे बिंजा, तुम्हें चलने की ताकत जुटानी होगी। हमें छिपकर भागना होगा। गुप्तचर ने बिंजा को अपने कंधे पर सहारा देकर उठाया और काल कोठरी से बाहर निकला। लेकिन तभी, कौन है वहां? एक सैनिक की नींद खुल चुकी थी। उसने हलचल देख ली थी। अब बिंजा और गुप्तचर के पास बस कुछ ही सेकंड थे। भागो! गुप्तचर चिल्लाया। दोनों कोठरी से बाहर निकले और अंधेरे में छिपने लगे। महल के पिछले रास्ते की ओर दौड़ने लगे। सैनिकों के जागने से पहले उन्हें शहर से बाहर निकलना था। रात का सन्नाटा अब टूट चुका था। महल के सैनिकों को जैसे ही काल कोठरी के खुले दरवाजे का पता चला, चारों ओर अफरा तफरी मच गई। कैदी भाग गया। बिंजा को किसी ने छुड़ा लिया। सैनिकों की टोलियां महल में इधर उधर दौड़ने लगीं, लेकिन बिंजा और गुप्तचर पहले ही महल की पिछली गलियों से बाहर निकल चुके थे। गुप्तचर ने बिंजा का हाथ पकड़कर कहा, हमें जल्दी करनी होगी। अगर सैनिकों ने देख लिया तो हम बच नहीं पाएंगे। बिंजा अभी भी बहुत कमजोर था, लेकिन अब उसकी आंखों में सिर्फ एक ही आग जल रही थी, सोरठ को बचाने की। वे दोनों घने जंगल की ओर भागने लगे ताकि सैनिक उनका पीछा न कर सकें। लेकिन जंगल में एक और मुश्किल इंतजार कर रही थी। अचानक घोड़े की टापों की आवाज। गुप्तचर सतर्क हो गया। सैनिक हमारे पीछे आ रहे हैं। बिंजा ने अपने कमजोर हाथों से एक लकड़ी का सहारा लिया और खुद को खड़ा किया। अगर मैं यहां रुका तो कभी सोरठ तक नहीं पहुंच पाऊंगा। 4 सैनिक तेजी से उनकी ओर बढ़ रहे थे। बिंजा के पास न तलवार थी न कवच, सिर्फ हौसला था। जैसे ही पहला सैनिक घोड़े से उतरा और तलवार निकाली, बिंजा ने अपनी पूरी ताकत लगाकर उसी लकड़ी से उसकी गर्दन पर वार कर दिया। धड़ाम! सैनिक जमीन पर गिरा। बाकी 3 सैनिक अब चौकन्ने हो गए। गुप्तचर ने बिंजा को एक गुप्त जगह की ओर इशारा किया। हमें अभी भागना होगा। तुम अभी लड़ने के लिए तैयार नहीं हो। बिंजा का मन तो लड़ने का था, लेकिन उसे पता था कि अभी उसे अपनी ताकत वापस पानी होगी। वे दोनों अंधेरे में छिपते हुए जंगल के बाहर निकलने लगे। गुप्तचर ने बिंजा को एक पुराने खंडहर में ले जाकर छिपाया। तुम्हें अभी आराम और भोजन की जरूरत है बिंजा। हम जल्दबाजी नहीं कर सकते। अगर तुम्हें सोरठ को बचाना है तो तुम्हें अपनी पुरानी ताकत वापस लानी होगी। बिंजा को यह सुनकर गुस्सा आया, लेकिन वह जानता था कि गुप्तचर सही कह रहा था। वह कमजोरी महसूस कर रहा था। उसकी हड्डियां दर्द कर रही थीं। मुझे पहले खुद को तैयार करना होगा, उसके बाद ही मैं सोरठ को बचा सकता हूं। रात का समय था। सेठ अपनी हवेली में बैठा शराब के नशे में चूर था।
उसकी आंखों में वही वासना और दरिंदगी भरी थी जिससे सोरठ हर रोज बचने की कोशिश कर रही थी। सोरठ अपने कमरे में बैठी थी, नजरें छत पर टिकी हुई। क्या सच में यही मेरी किस्मत थी? क्या बिंजा कभी नहीं आएगा? लेकिन नियति आज कुछ और ही लिखने जा रही थी। हवेली के बाहर दो परछाइयां छिपी खड़ी थीं, बिंजा और गुप्तचर। बिंजा की आंखों में गुस्सा और बदला था। गुप्तचर ने धीरे से कहा, हमें जल्दी करनी होगी, कोई देख ना ले। बिंजा ने सिर हिलाया और हौले से हवेली की ऊंची दीवार फांद ली। सेठ अपने कमरे में नशे में झूम रहा था। दो नौकर बाहर पहरा दे रहे थे। गुप्तचर ने धीरे से इशारा किया और बिंजा ने एक झटके में दोनों पहरेदारों को बेहोश कर दिया। अब हवेली में सोरठ और सेठ के अलावा बस बिंजा और गुप्तचर थे। बिंजा दरवाजा खोलकर अंदर घुसा। सोरठ खिड़की के पास खड़ी थी। सोरठ, यह आवाज सुनते ही सोरठ ने धीरे धीरे अपना सिर घुमाया। बिंजा, उसकी आंखों में अविश्वास, हैरानी और हजारों सवाल थे। क्या मैं सपना देख रही हूं? बिंजा ने अपनी बाहें फैलाई। नहीं सोरठ, यह हकीकत है, मैं तुम्हें लेने आया हूं। सोरठ को अब किसी भी सवाल का जवाब नहीं चाहिए था। वह दौड़कर बिंजा की बाहों में समा गई। उसने उसे कसकर पकड़ लिया। उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। उसने बिंजा के कंधे पर सिर रखकर कहा, मुझे पता था कि तुम मुझे बचाने आओगे। बिंजा ने उसके बालों को सहलाते हुए कहा, अब मैं तुम्हें कभी किसी से दूर नहीं जाने दूंगा। लेकिन तभी जब सेठ ने देखा, मानो जैसे तूफान आ गया। दरवाजे पर सेठ खड़ा था, गुस्से से आग बबूला। उसके हाथ में एक भारी चमड़े की बेल्ट थी। उसकी आंखें शराब के नशे में लाल थीं। वह जोर से चिल्लाया, सोरठ, तू मेरी है, कोई तुझे मुझसे नहीं छीन सकता। और वह सोरठ को मारने के लिए बेल्ट उठाकर आगे बढ़ा। लेकिन तभी सेठ जैसे ही सोरठ के करीब पहुंचा, बिंजा ने उसका हाथ पकड़ लिया। आज तू किसी पर हाथ नहीं उठा पाएगा सेठ। सेठ ने अपना हाथ छुड़ाने की कोशिश की, लेकिन बिंजा की पकड़ इतनी मजबूत थी कि सेठ की हड्डियां तक चरमरा गईं। छोड़ो मुझे। बिंजा की आंखों में आग थी। वह सेठ को वहीं खत्म करने ही वाला था। लेकिन तभी सोरठ ने आगे बढ़कर कहा, नहीं बिंजा, ये मेरा शिकार है, इसे छोड़ दो। बिंजा ने एक पल के लिए सोरठ की आंखों में देखा। वहां अब डर नहीं था, वहां बदले की आग जल रही थी। बिंजा ने सेठ को धक्का देकर जमीन पर गिरा दिया। सेठ डर के मारे कांपने लगा। तू लोग मुझे मार डालोगे? सोरठ ने मुस्कुराकर कहा, नहीं, इतनी जल्दी नहीं। पहले तुझे वो दर्द महसूस कराना है जो तूने मुझे दिए थे। बिंजा और गुप्तचर ने सेठ को रस्सियों से बांध दिया। अब वही सेठ जिसने सोरठ को कैद किया था, खुद कैदी बन चुका था। बिंजा ने उसे घसीटते हुए हवेली से बाहर निकाला। गुप्तचर ने कहा, अब इसे लेकर जंगल चलते हैं, वहां फैसला करेंगे कि इसके साथ क्या करना है। जंगल में सुकून की गहरी रात थी। जंगल में सिर्फ झींगुरों की आवाज और बहती हवा की सरसराहट सुनाई दे रही थी। लेकिन इस अंधेरे में दो दिल थे जो बरसों की जुदाई के बाद एक दूसरे की बाहों में सिमट चुके थे, बिंजा और सोरठ। सोरठ का सिर बिंजा के सीने पर रखा था। बिंजा की बाहें सोरठ को कसकर थामे हुए थीं। दोनों की धड़कनें एक दूसरे की सांसों में घुल रही थीं। आज पहली बार उन्हें किसी चीज का डर नहीं था। आज पहली बार वे खुद को मुकम्मल महसूस कर रहे थे। हम जीत गए बिंजा, सोरठ ने धीरे से कहा। बिंजा ने उसके माथे को चूमा और कहा, हाँ सोरठ, हमने पूरी दुनिया जीत ली। इसी बीच गुप्तचर उनके पास आया। उसके चेहरे पर पछतावे की छाया थी। उसकी आंखें शर्म से झुकी हुई थीं। वह बिंजा और सोरठ के सामने घुटनों के बल बैठ गया और बोला, मुझे माफ कर दो, मेरी वजह से तुम्हारे साथ ये सब हुआ। अगर मैंने राजा को पहले ये सब न बताया होता तो शायद तुम्हें इतना कष्ट न झेलना पड़ता। बिंजा ने उसकी तरफ देखा। तूने एक गलती की, लेकिन फिर उसी गलती को सुधारने के लिए अपनी जान जोखिम में डाली। तूने हमें बचाया, तूने अपनी आत्मा का बोझ हल्का कर लिया। सोरठ ने मुस्कुराकर कहा, हम तुम्हें माफ करते हैं गुप्तचर। गुप्तचर ने गहरी सांस ली और कहा, लेकिन अभी मेरी गलती पूरी नहीं सुधरी। मैं अब राजा के पास जाऊंगा और उसे बताऊंगा कि उसने क्या किया। इतना कहकर वह राजा वीर सिंह के महल की ओर रवाना हो गया।
राजा अभी भी अपने सिंहासन पर बैठा सोच रहा था। उसे सोरठ की याद आ रही थी। उसे वह दिन याद आ रहा था जब सोरठ छोटी थी और उसकी गोद में खेला करती थी। उसे इस बात का दुख था कि उसने अपनी बेटी की तकलीफ नहीं देखी। क्या मैंने अपनी बेटी को खुद नर्क में धकेल दिया? राजा ने खुद से कहा। तभी गुप्तचर दौड़ता हुआ आया। महाराज, मुझे आपसे कुछ जरूरी बात करनी है। राजा ने चौंक कर उसकी तरफ देखा। गुप्तचर ने राजा के सामने पूरी सच्चाई रख दी। कैसे सेठ ने सोरठ को कैद करके रखा था, कैसे उसने उस पर अत्याचार किया था, कैसे बिंजा ने अपनी जान देकर भी सोरठ को बचाने की कोशिश की थी। राजा यह सब सुनते ही क्रोध से कांप उठा। उस दरिंदे ने मेरी बेटी के साथ ऐसा किया, लेकिन साथ ही उसकी आंखों में आंसू भी आ गए। मैं कितना अंधा था, मैंने अपनी बेटी को ही नर्क में धकेल दिया। राजा ने गुप्तचर से कहा, बिंजा और सोरठ को मेरे पास लेकर आओ, मैं उनसे माफी मांगना चाहता हूं। साथ ही उसने सैनिकों को आदेश दिया, सेठ को भी बंदी बनाकर दरबार में लाया जाए, उसे सजा दी जाएगी। महल के विशाल दरबार में आज एक ऐतिहासिक फैसला होने वाला था। बिंजा और सोरठ सिंहासन के सामने खड़े थे। राजा अपने सिंहासन पर बैठा था, लेकिन आज वह एक राजा नहीं, एक अपराधी पिता जैसा लग रहा था। सेठ को जंजीरों में जकड़कर दरबार के बीच में लाया गया। राजा ने उठकर सोरठ की तरफ देखा। बेटी, क्या तुम मुझे माफ कर सकती हो? सोरठ की आंखों में आंसू आ गए। पिताजी, आपने एक बार भी मुझसे नहीं पूछा कि मैं क्या चाहती हूं। आपने मुझे एक दरिंदे के हवाले कर दिया। राजा ने सिर झुका लिया। मैंने बहुत बड़ी गलती की, लेकिन अब मैं इसे सुधारना चाहता हूं। सेठ को मृत्यु दंड दिया जाएगा। राजा ने हाथ उठाया और घोषणा करने ही वाला था कि सोरठ ने हाथ उठाया और कहा, नहीं पिताजी, इस पर इंसाफ करने का हक सिर्फ मुझे है। राजा ने चौंक कर उसकी तरफ देखा। यह मेरा शिकार है और इसकी सजा भी मैं ही दूंगी। राजा ने सिर हिलाया। सेठ जमीन पर गिर पड़ा। मुझे माफ कर दो, मुझसे गलती हो गई। लेकिन सोरठ ने कोई दया नहीं दिखाई। उसने धीरे धीरे अपनी तलवार निकाली। पूरा दरबार सांस थामे देख रहा था और फिर एक ही झटके में तलवार चली। छपाक! सेठ का सिर धड़ से अलग होकर जमीन पर गिर पड़ा। दरबार में एक पल के लिए सन्नाटा छा गया। फिर राजकुमारी सोरठ की जय हो, चारों ओर यह आवाज गूंज उठी। सोरठ ने तलवार को जमीन पर गिरा दिया और गहरी सांस ली। बिंजा ने आगे बढ़कर उसका हाथ थामा। राजा ने बिंजा की तरफ देखा और कहा, मैंने तुम्हें गलत समझा, लेकिन अब मैं समझ चुका हूं कि तुम ही हो जो मेरी बेटी के लिए सबसे सही हो। राजा ने दोनों के हाथ एक साथ उठा दिए। आज से सोरठ और बिंजा का प्रेम स्वीकार किया जाता है। इनका विवाह पूरे राज्य में सबसे भव्य तरीके से होगा। पूरा महल जयकारों से गूंज उठा। दोस्तों, अभी इस कहानी का अंत नहीं है। अब आगे क्या होगा? क्या सोरठ और बिंजा का विवाह शांति से हो पाएगा? क्या राजा अपनी पिछली गलती सुधार पाएगा? क्या यह प्रेम कथा यहीं समाप्त होगी या आगे कोई और संकट आएगा? अगर आप आगे की सुनना चाहते हैं तो हमें कमेंट बॉक्स में बताएं। हम जल्द ही इस कहानी का अगला चैप्टर अपलोड करेंगे। और आपको यह कहानी सुनकर अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें।